do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. वेक्टर रेजोल्यूशन बहुत ही इजी टॉपिक। नॉर्मली ये टॉपिक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, लेकिन समटाइम्स इस टॉपिक में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन वेक्टर रेजोल्यूशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इसके आंसर में आपने यहां से यहां तक लिखना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से पेपर में आता है नॉर्मली, अगर प्रीवियस कुछ ईयर्स के पेपर आप उठाएं तो सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो इसके आंसर में आपने यहां से यहां तक लिखना है। ये भी 2 लाइन ऐड कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन यूनिट वेक्टर्स या व्हाट आर द यूनिट वेक्टर्स, तो इसके आंसर में आपने यहां से यहां तक लिख लेना है। या अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर और डिफाइन पोजीशन वेक्टर, तो इसके आंसर में आपने यहां से यहां तक लिखना है। यहां पे एक पोजीशन वेक्टर में भी लेक्चर के दौरान ड्रॉ करूंगा, वो भी आपने ड्रॉ करना होगा। बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है। ये आपके लिए भी बहुत इजी और आसान हो सकता है, मेरे लिए तो है। अगर आप 2 काम कर लें, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 2 काम कर लें तो ये टॉपिक आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और वो 2 काम कौन से? नंबर 1, अपनी नोटबुक और पेन बंद करके साइड पर रख। पहला काम क्या करना है, अपनी नोटबुक जो खुली हुई है उसको बंद करके साइड पर रख, पेन को भी साइड पर। सेकेंड काम, हर वर्ड हर लफ्ज जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुन। अगर ये 2 काम आपने कर लिए तो ये टॉपिक अगले 20 से 25 मिनट में बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए और तैयार भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं स्टार्ट करूंगा इस डायग्राम से। इस डायग्राम से मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं इसकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं यहां से। फर्ज किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक वेक्टर ए है। फर्ज किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये लिखा हुआ है कंसीडर अ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल भी कहते हैं। यही किया हमने। फर्ज किया कि वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, फर्ज किया वेक्टर ए मेकिंग बना रहा है एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें अलोंग एक्स एक्सिस में यहां से मूव करूं यहां तक, और फिर मैं अलोंग वाई एक्सिस, अगर ऊपर जा रहा हूं तो वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं तो फिर एक्स एक्सिस है। यहां से मैं अलोंग वाई एक्सिस मूव करूं, अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस मैंने कितना मूव किया, अगर मैं यहां से इधर देखूं तो ये तकरीबन 7 मीटर्स। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 5 मीटर्स मूव किया, अलोंग वाई एक्सिस मैंने 7 मीटर मूव किया, तो मैं इस वेक्टर ए के हेड तक पहुंच गया। तो ये वेक्टर ए का ये अलोंग वाई एक्सिस है, वाई कंपोनेंट है, इसको हम नाम देते हैं ए वाई का। ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है और ये इसका एक्स कंपोनेंट है, यहां से यहां तक। इस वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट, हमने इस वेक्टर के हेड तक पहुंचना था तो हम अलोंग एक्स एक्सिस 5 मीटर्स मूव करेंगे, फिर अलोंग वाई एक्सिस 7 मीटर्स, यहां से यहां तक 7 है, 7 मीटर मूव करेंगे तो हम इस वेक्टर के हेड तक पहुंच जाएंगे।
तो इस वेक्टर का ये y कंपोनेंट हो गया और इस वेक्टर का ये यहां से यहां तक x कंपोनेंट हो गया। हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, इसी को तो वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। वेक्टर रेजोल्यूशन एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना वेक्टर रेजोल्यूशन कहलाता है। जरा डेफिनेशन देखते हैं अभी। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मींस डिवाइडिंग। स्प्लिटिंग किसे कहते हैं? डिवाइड करने को, तोड़ने को। वेक्टर को हमने तोड़ दिया है, एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। स्प्लिटिंग भी कहते हैं डिवाइड करने को, तोड़ने को। स्प्लिटिंग या डिवाइडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। डिवाइडिंग अ वेक्टर, वेक्टर को डिवाइड करना, डिवाइडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में, ये एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन। इसको वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। यूजुअली एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, आमतौर पे हम वेक्टर को एक्स और वाई में करते हैं, जी कंपोनेंट में भी करते हैं समटाइम, लेकिन आमतौर पे एक्स और वाई होता है। होप यहां तक समझ आ गई होगी। हमने इस वेक्टर को इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, इसी को वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। स्प्लिटिंग अ वेक्टर into its components, usually x and y, is called vector resolution. तो वेक्टर ए के x और y कंपोनेंट्स, वेक्टर ए के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स। अब मैंने प्लस क्यों लगाया? अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये x कंपोनेंट है, ये y है, और ये इनका रिजल्टेंट बनता है, तो इसलिए हेड टू टेल रूल से हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे प्लस आता है। वेक्टर ए का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, वेक्टर ए का x कंपोनेंट और y ऐड करेंगे तो ये a बनता है। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज के, अगर मैंने यहां पर एरोज लगाए लेकिन यहां पे एरोज नहीं लगाए, तो एरो लगाएंगे तो हम आई और जे नहीं लिखते, और जब हम एरो नहीं लगाएंगे तो हम आई और जे लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। यहां पे आई जे नहीं लिखना क्योंकि हमने एरोज लगा दिए, और अगर हम एरो नहीं लगाते तो फिर हम आई और जे लिखते हैं अगर यहां पर एरो लगा हो तो। अब क्यों करते हैं ऐसा? अब ए एक्स क्या है? यहां पे हमारे पास ए एक्स यहां से यहां तक मीन्स को 5, ए एक्स मतलब ये 5 है। आई क्या बता रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। आई हमें डायरेक्शन बताता है किसकी? अलोंग एक्स एक्सिस की। वाई बताता है हमारे पास डायरेक्शन, जे बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। और स्मॉल के अगर 3D की बात करें तो ये डायरेक्शन बताता है अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमारा इस डायरेक्शन में है, इधर x इधर y, और z हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों के साथ परपेंडिकुलर। तो ये k हमें बता रहा है कि ये डायरेक्शन है। तो अगर हमने ये ax मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मींस वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ax मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक 5, ये ax 5 है। I बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ay हमारे पास यहां से यहां तक मींस कि यहां से यहां तक, तो ay कितना 7, और जे क्या बता रहा है कि अलोंग वाई एक्सिस। तो ये साथ या तो यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यहां पर ये एरो बता रहे हैं, ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस है और ये इसके यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई लिखा हुआ है साथ इनके। अच्छा, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन तो समझ आ गई सबको। अच्छा, इन 2D a vector is resolved into x components and y component। अब 2D और 3D में मैं डिफरेंस आप लोगों को बता दूं पहले। अब 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, जरा ये भी जरा समझ लिया आप। 2D ही 2D में है, 2D में x और y होंगे, और 3D में x, y और z, 3 एक्सिस होंगे 3D में, क्योंकि हम यहाँ पर 2D पे कर रहे हैं। तो 2D और 3D में जरा डिफरेंस समझ लिया आप लोग। ये था 2D में कि अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, फिर अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे तो हम वेक्टर के हेड तक पहुंचेंगे। लेकिन 3D में क्या होता है? वेक्टर ऐसे होगा स्पेस में, हम अलोंग एक्स एक्सिस पहले मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल 4, फिर अलोंग वाई एक्सिस हम मूव करेंगे ऑलमोस्ट 4 मीटर, फिर अलोंग जी एक्सिस मूव करेंगे तो फिर हम इसके हेड तक पहुंचेंगे। जी हमारा इस डायरेक्शन में है, जिस तरह x इस डायरेक्शन में है, y इधर, और z इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। z हमारा इस डायरेक्शन में है, जिस तरह यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, इस तरह z पे भी 1 2 3 4 इस तरह लाइंस लगे हुए हैं। तो z हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास वेक्टर होगा इस तरह। पहले हम अलोंग x एक्सिस मूव करेंगे, फिर अलोंग y एक्सिस मूव करेंगे, फिर अलोंग z मूव करेंगे तो फिर हम इसके हेड तक पहुंचेंगे।
तो इसमें एक्स वाई और जी तीन आ गए, तो ये 3D हो गया। अगर यहां पर हम देखें, इस वेक्टर को देखें, वेक्टर ए को, तो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, अलॉन्ग वाई तो हम इसके हेड तक पहुंच गए, तो ये 2D है। पेज पे 2D हम ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे, पेज पे, लेकिन बोर्ड पे हम 3D ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 3D इस तरह स्पेस में आ जाता है, पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे, फिर वाई में जाएंगे, वो फिर जेड में आएंगे। तो ये पेपर में ड्रॉ हम, या बोर्ड पे या कॉपी पे हम ड्रॉ, लेकिन 3D हम ड्रॉ नहीं कर सकते, 2D हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मली हम 2D को डिस्कस करते हैं, 3D को डिस्कस नहीं करते। तो इन 2D में हमारे पास एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स होंगे। 2D में हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई है और जी कंपोनेंट नहीं है। अब एक्स कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं और प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इस एक्स कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, और वाई कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट, इस वाई कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, अब ये प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ये क्या चीज है, जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। कि मेरे पास एक बुक है, अब फर्ज किया मैं समझा रहा हूं, ये चीज समझा रहा हूं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या है और प्रोजेक्शन ऑन वाई, ये तो समझ आ गया होगा कि एक्स कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, एक्स कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, और वाई कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। अब ये प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ये क्या है, इधर समझ लें आप लोग। ये फर्ज किया कि ये हमारे पास ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहां पर ये जो मार्कर है हमारा, ये वेक्टर ए है। ये कहते हैं साई को, शैडो को। तो अगर मैं लाइट इस साइड रखता हूं तो इस वेक्टर ए का शैडो बन रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर ए का शैडो बन रहा है हमारे पास वाई एक्सिस पे, ये जो मैं हिला रहा हूँ, और लाइट को बिल्कुल इसके सामने रखना ताकि परपेंडिकुलर लाइन जाए। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे शैडो, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं शैडो को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं लाइट रखूँ तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ये इस वेक्टर का, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस और वर्टिकल भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, जो भी मैंने आपको दिखाया, प्रोजेक्शन मींस आया एक्स एक्सिस पे। वाई कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, जो भी मैंने उसका साया वाई एक्सिस पे दिखाया आपको। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, रेक्टेंगुलर कहते हैं जिनमें राइट एंगल हो, और राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी, ये बातें आपने याद रखनी थी। अगर वर्ड परपेंडिकुलर हो तो इसका भी मतलब यही है कि एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर राइट एंगल क्या है उसका मतलब ये कि एंगल क्या है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब ही 90 डिग्री है। तो अगर कंपोनेंट्स में, अगर एक्स और वाई कंपोनेंट जिस तरह, अगर कंपोनेंट्स में एंगल 90 डिग्री का हो तो उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर मींस कि राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर भी किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इज कॉल्ड, आगे लिख लें, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आ गई। ये एक्स और वाई क्या है, रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट्स, यहाँ पर एक्स वाई है, 3D होगा तो साथ जी कंपोनेंट्स भी हो जाएंगे। तो एक्स वाई और जी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद मैंने ये आपको बता दिया था, फर्ज किया था एक वेक्टर ए था जो एंगल थीटा बना रहा था एज शोन इन फिगर, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आई और जे क्या यूनिट वेक्टर्स, मैंने आपको बताया कि आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे अलोंग वाई एक्सिस और के अलोंग जेड एक्सिस।
Here I and j are the unit vectors along positive x axis and positive y axis respectively. तरतीब के साथ। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? मैंने क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं। A unit vector specifies direction and has a magnitude of 1. यूनिट वेक्टर क्या कहता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ये आई स्पेसिफाई कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन, जे स्पेसिफाई कर रहा है कि वाई डायरेक्शन, और के स्पेसिफाई कर रहा है कि जी डायरेक्शन, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 3 लिखा हो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो कैसे कोई फर्क पड़ेगा? 3 1 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आई को साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कि डायरेक्शन पता चल जाती है कि कौन सी है। अब यहां पर दो काम शुरू होते हैं। एक फाइंडिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है, फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, या फिर ये पूछा जाता है। दोनों बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो एक जरा ध्यान से समझना है इनकी हेडिंग्स क्या। अगर पेपर में ये पूछे यहां तक तो करना है। अगर ये पूछे ये वाला फाइंडिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये लिख देना है। अगर ये ना पूछे तो फिर इसको नहीं लिखना। अगर ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से, तो फिर आपने ये लिखना है। जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है, दोनों एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, अब हमारे पास फाइंडिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से हैं? ए वाई और ए एक्स, इन दोनों में 90 का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो भी मैंने यहाँ बताया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मतलब कि ए वाई और ए एक्स फाइंड करना है। ये हमने ए वाई फाइंड किया, ये ए एक्स फाइंड किया, तो फाइंडिंग का मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उनका मैग्नीट्यूड हमने, ये ए वाई का मैग्नीट्यूड है और ये ए एक्स का ये मैग्नीट्यूड है, ए कॉस थीटा। अब फाइंड कैसे करना है जरा समझ लें। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अच्छा, अब आपने यहां पर, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं पी ओ, इस पॉइंट को नाम दे दूं पी, और इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं क्यू, तो ये ओ पी क्यू हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में ये बात आपने याद रखनी, थीटा के सामने हमेशा हमारे पास क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने हमारे पास होता है हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? ये बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? यहाँ पे लग देता हूँ नीचे। ये हमारे पास क्या है? बेस। और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। याद रखना है कैसे? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ एक बेस होती है, और ये जो सबसे लेंथ पे जाता है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में हम यूज करेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। एक स्टेटमेंट है, याद रखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब इसमें ये मैं क्या बता रहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए वाई। अच्छा, ये साइन थीटा इस तरह नीचे लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ए वाई। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमने ए लिख दिया। अब ए इधर डिवाइड हो रहा है, मैं जरा इसको रिपीट कर रहा हूँ फिर। ये साइन थीटा इस तरह नीचे आ जाएगा, परपेंडिकुलर, मैंने बताया ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई, तो परपेंडिकुलर की जगह पे ए वाई लिख दिया। ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? ए, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमने ए लिख दिया। सिंपल। ए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये ए इधर जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये ए वाई इस तरह यहाँ पे आ गया। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमने ए वाई फाइंड कर लिया, यही था
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है दो, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे ए वाई का फाइंड कर लिया। अब इस कंपोनेंट का ए एक्स का फाइंड करेंगे। ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे? कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा, cos theta is equal to base over hypotenuse, cos theta is equal to base over hypotenuse। अब बेस हमारे पास क्या है ax, तो यहाँ बेस की जगह पे ax लिख दिया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है a, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमने a लिख दिया। cos थीटा इस तरह नीचे आ गया। अब a डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आके ये cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये ax इस तरह नीचे आ गया। ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ax इज इक्वल टू a cos, सिर्फ साइड चेंज की, इसको इधर लिख दिया और इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने दोनों फाइंड कर लिए। यही था, फाइंड करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे ए वाई और ए एक्स, दोनों फाइंड कर लिए, ए वाई भी फाइंड कर लिया और ए एक्स भी। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे फाइंडिंग अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, ये जो दोनों है ना, जो अभी किया और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? कि यहां पर हमारे पास, अगर इस डायग्राम में हमारे पास वेक्टर ए और थीटा था, हमने ए वाई और ए एक्स फाइंड किया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमारे पास ए वाई और ए एक्स होंगे और हम ए फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे। यहां पे हम ए फाइंड करेंगे और थीटा। यहां पे हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे और यहां पे हम क्या फाइंड करें? वेक्टर ए। यहां पे हम वेक्टर ए फाइंड करें। यहां पे हमने ए वाई और ए एक्स फाइंड किया था, यहां पे ए वाई और ए एक्स। यहां पे क्या कर रहे हैं? ए और थीटा, ये ए है, ए और थीटा, तो एक दूसरे के उलट है। फाइंडिंग अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स और ए वाई आर गिवन, अगर ए एक्स और वाई गिवन है तो हम ए कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर। देन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल ओ पी क्यू पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फॉर द पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल है, डायग्राम में देखा जरा, ये हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज ए की इक्वल है, तो हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए लिख दिया और ये स्क्वायर इस तरह से आ गया, इज इक्वल टू इस तरह नीचे आ गया। अब बेस किसके इक्वल है? बेस हमारे पास ए एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने बेस की जगह पे ए एक्स लिख दिया, तो स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस इस तरह नीचे आ गया। अब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ए वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर जगह पे ए वाई लिख दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिए, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो ए बच गया। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तब कैंसिल आउट होंगे जब इन दोनों का होल स्क्वायर हो। स्क्वायर रूट दोनों का कट है ना, होल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर भी अगर होल होगा तो कटेगा, अगर प्लस माइनस है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये मैथ का एक रूल है, मैं इसकी डिटेल में नहीं चाह रहा। तो हमारे पास वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन थीटा के जरिए हम फाइंड करते हैं। मैं आपको जरा ये समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम ये हमारे पास थीटा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं थीटा कम करता हूँ, तो अगर मैं वेक्टर को मूव करवा देता हूँ यहां पे इस तरह, अगर ये थीटा, अगर मैं इसको मूव करा तो यहाँ पर तो थीटा कम हो गया, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। थीटा कम होगा तो डायरेक्शन भी चेंज, थीटा इधर है तो थीटा चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मतलब कि हमने थीटा फाइंड करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? डायरेक्शन फाइंड करके हम tan थीटा यूज करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इस तरह आ गया, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? ए वाई, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर की जगह पे ए वाई लिख दिया,
फिर बेस, बेस हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है बेस, तो यहाँ पर हमने बेस की जगह पे ए एक्स लिख दिया। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो tan को हम इस तरफ ले आएंगे, तो जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो हमने थीटा मीन्स के डायरेक्शन भी फाइंड कर ली और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया। अब पेपर में यहां तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेक्टर रेजोल्यूशन का, यहां तक तो आपने करना होगा। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, तो फिर आपने ये करना है कि वेक्टर फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन, और किससे, कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो फाइंड होगा ना। अगर वो पेपर में कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन और उसे कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन भी लिखा होगा, तो ये पूछ रहे हैं तो फिर ये लिख दें, इसको लिखने की जरूरत है नहीं है आपको। अब ये कह रहा था शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है ये वेक्टर रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, साइड पे गिवन था तो मैं यहाँ पर करवा दे। अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो साथ पोजीशन वेक्टर का तो आप लिख सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर जरा समझ लें, ये टॉपिक क्या है। अब पोजीशन वेक्टर में फर्ज किया, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है पोजीशन वेक्टर वाला। फर्ज किया कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, मैं यहां पे ले रहा हूं, ये पॉइंट हमारे पास है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं यहां से स्ट्रेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड देखूं तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे इसका बन रहा है 5, और मैं यहां पे अगर देखूं इसका तो ये तकरीबन 4 बन रहा है, तकरीबन 4 बन रहे हैं हमारे पास। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है 5 और 4, हमेशा इसमें पहला x होगा दूसरा y, ये x वाला पहले y वाला बाद में, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 5 4। अब पोजीशन वेक्टर किससे कहते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये जो वेक्टर r है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये इस पॉइंट की हमें लोकेशन बता रहा है ओरिजिन के लिहाज से। ये देखें जरा डेफिनेशन देखें, अ वेक्टर, एक वेक्टर दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, जो पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की लोकेशन को जो वेक्टर स्पेसिफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लिहाज से, इज कॉल्ड, आगे लिख लें यहाँ पे, इज कॉल्ड वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सिंपल वर्ड में वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन के लिहाज से बताता है, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इस पॉइंट को अगर मैं ये पॉइंट कहीं और ले लूँ, इस यहां पर ले लूँ, तो हमारे पास x3 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, तो ये चेंज होता है। तो जनरल नाम दिया हुआ है a और b, उन्होंने x को a और b का नाम दिया हुआ है डेफिनेशन में, स्पेसिफाई नहीं करते। मीन्स कि पहला हमारे पास x है, x a होगा और y हमारे पास क्या होगा, b होगा। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस करेंगे अलॉन्ग x एक्सिस, इसको हम नाम दे रहे हैं a का, और अलॉन्ग y एक्सिस फिर हम यहाँ से y एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो है इसको हम नाम दे रहे हैं b का, a और b। तो ये वेक्टर r का x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, तो वेक्टर r मीन्स x में a आ जाएगा और y में b आ जाएगा, और I बता रहा है कि डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस है, j बता रहा है कि डायरेक्शन अलॉन्ग b की y एक्सिस है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड वही पाइथागोरस थ्योरम से a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वही है, एक जगह r आ गया इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर और ये अलॉन्ग y एक्सिस, तो x में a आ गया, y एक्सिस में b आ गया, b का स्क्वायर और सारे का मैग्नीट्यूड, यही फार्मूला वहाँ पे अगेन यूज हुआ।
तो अगर पोजीशन वेक्टर पेपर में पूछते तो ये आपने डायग्राम ड्रा करनी है, ये 5 4 ना भी लिखें तो सिर्फ ए बी लिख के और ये आपने कर, दैट्स ऑल।